सभी दोस्तों को नमस्कार। आज जो हमारा टॉपिक है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में है। अब इसमें से क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बच्चे कर नहीं पाते हैं या कन्फ्यूजन में गलत कर देते हैं, तो अपन उस कोर सेक्टर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके जो कोर सेक्टर हैं उसमें देखते हैं। सबसे पहले तो धाराओं को देखते हैं, धाराओं में से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसका जो गठन किया जाता है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया जाता है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 है, इसके अध्याय 5 के अंदर जो धारा है, धारा 21 है, ठीक है ना, उसके आधार पर इसका गठन किया जाता है। ठीक है ना, तो उसको अपन पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, कौन कौन सी धाराएँ हैं और वो धाराएँ किस किस काम में आती है, तो इसको एक बार अपन देख लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो, मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ आपको। सबसे पहले अपन धारा लेते हैं, धारा जो 21 है। तो धारा 21 के अंदर जो काम किया जाता है, धारा 21 के अंदर तो कुछ नहीं है, इसके गठन का काम है। ठीक है, गठन और संरचना किसके बारे में बता रखा है, धारा 21 के अंदर गठन और संरचना के बारे में बता रखा है, ये ध्यान रखने का। ठीक है ना। और जो धारा 22 है, जो धारा 22 है, तो धारा 22 के अंदर क्या है, इसकी जो गठन और संरचना और योग्यता के बारे में है। ठीक है ना, गठन संरचना और योग्यता, एक चीज़ और डाल लीजिए इसमें, योग्यता के बारे में भी है। ठीक है, सदस्यों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो धारा 21 के अंदर इसका वर्णन किया है, गठन संरचना योग्यता। अब हम धारा 22 की बात करते हैं, तो धारा 22 के अंदर क्या है, नियुक्तियों की बात है। किसकी बात है, नियुक्ति। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, और नियुक्ति करने के लिए एक समिति होती है, उसके अंदर 4 सदस्य होते हैं। उन समिति में कौन कौन सदस्य हैं, वो समिति का वर्णन है। इसके अलावा इसकी जो शपथ लेगा कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। तो है ना, तो ये धारा 22 के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 23 के अंदर। धारा 23 के अंदर त्याग पत्र के बारे में दिया हुआ है। ठीक है ना, और इसको हटाया जाएगा, इनको हटाने के क्या आधार है, इनको हटाया जाएगा, उसके बारे में बताया धारा 23 के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखें। धारा 24 के अंदर क्या है, कार्यकाल के बारे में है। ठीक है ना, कार्यकाल कितना होगा, फिर इसमें संशोधन कर दिया। ठीक है ना, कार्यकाल के बारे में धारा 24 के अंदर मिलेगा, क्योंकि 24 साल का आदमी होता है, क्या हो जाता है, कार्य करने लग जाता है। 23 साल का आदमी होता है, क्या हो जाता है, उसको त्यागना पड़ता है संसार को। ठीक है ना, पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये 23 का ध्यान रखना, 23 की उम्र में आते ही। ठीक है ना, और 22 की उम्र में आते ही आपको क्या करेंगे, आपके पिताजी नियुक्त कर देंगे पढ़ने के लिए, जाओ बेटा पढ़ो। ठीक है ना। और जैसे 21 का आएगा, 21 का आते आप में क्या हो जाती है, योग्यता आ जाती है चुनाव लड़ने की, ये ध्यान रखना। तो 21, 22, 23, 24 तो हो ही गया। अब बात करते हैं 25। अब 25 के अंदर क्या होता है, 25 के अंदर कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में बताया हुआ है। ठीक है ना, कार्यवाहक अध्यक्ष। ठीक है, अगर मान लो मानवाधिकार जो आयोग है उसका जो अध्यक्ष है, अगर वो मान लो अनुपस्थित रहता है या अन्य क्षमता या किसी वजह से उसका पद खाली रहता है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष, ठीक है ना, राज्यपाल के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है ना, जो वर्तमान जो सदस्य हैं उनके अंदर से जो काम कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं धारा नंबर 26। धारा नंबर 26 के अंदर सेवा शर्तों के बारे में, किसके बारे में, सेवा शर्तों के अंदर जो मानवाधिकार आयोग के अंदर जो सदस्य काम करेंगे उनकी सेवा शर्तें, उनके बारे में ये दिया हुआ है। 27 के अंदर क्या है, अधिकारी व कर्मचारी वृंद के बारे में, किसके बारे में, अधिकारी और कर्मचारी वर्ग। अधिकारी व मानवाधिकार आयोग के अंदर जो कर्मचारी वृंद होगा, कर्मचारी वृंद, उनके बारे में, उनके कर्मचारियों के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद अपन ले लेते हैं धारा 28 के बारे में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है धारा 28। इसके अंदर क्या होता है, जो प्रतिवेदन होता है ना, रिपोर्ट, तो जो मानवाधिकार आयोग होता है, रिपोर्ट किसको देता है, राज्यपाल को, राज्यपाल उसके बाद रिपोर्ट देता है विधानमंडल को। ठीक है, तो 28 के अंदर रिपोर्ट है, प्रतिवेदन के बारे में दिया हुआ है। 29वें के अंदर बात करते हैं बाद। ठीक है, तो 29वें के अंदर तो चलो हम देख लेंगे 29वें के अंदर क्या है। 29वें के अंदर तो क्या है, मेरे हिसाब से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कुछ प्रावधानों को राज्य आयोग पर लागू करना। ठीक है ना, तो राज्य कुछ जो राष्ट्रीय जो आयोग है अपने मानवाधिकार आयोग, उसके कुछ प्रावधान राज्य आयोग पे लागू होंगे, 29 के अंदर दे रखा है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, धारा 33, इसके बारे में ध्यान रखो आप। धारा जो 33 है वो है वित्तीय स्वायत्तता के बारे में। किसके बारे में, वित्तीय स्वायत्तता के बारे में। ठीक है ना, तो मानवाधिकार आयोग वित्तीय रूप से स्वायत्त रही, धारा 33 के अंदर से प्रावधान किया है। फिर इसके बाद धारा 34 के बारे में बात कर लेते हैं, इसको छोड़ो, आप धारा 35 की बात करते हैं। तो धारा 35 ये कहती है कि जो खाते और लेखे हैं ना, उनकी लेखा परीक्षा, मतलब तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग के खाते व उनकी लेखा संपरीक्षा के बारे में बात करता है। ठीक है, लेखा संपरीक्षा के बारे में बात कौन करता है, 35 बात करता है। ठीक है, इसके बाद 37 है, धारा नंबर 37, ये पुनर्नियुक्ति की बात करता है, पुनर्नियुक्ति की बात करता है। ये संशोधन हुआ है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो कौन से संशोधन हुआ उसका आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना, और धारा 2 ये भी ध्यान रखना है, धारा 2, और इसमें आगे लगा देना घ। इसमें क्या है कि मानवाधिकारों की परिभाषा है, मतलब कौन कौन से मानवाधिकार से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक है ना, उनके परिभाषाओं के बारे में बताया हुआ है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 21 के अंदर गठन संरचना योग्यता, 22 के अंदर नियुक्ति के बारे में, 23 में त्यागपत्र या हटाने के बारे में है, 24 के अंदर कार्यकाल के बारे में, 24 के अंदर किसके बारे में है, कार्यकाल के बारे में है, ठीक है। और 25 में कार्यवाहक अध्यक्ष कौन होगा, कार्यवाहक अध्यक्ष। 26 के अंदर क्या है, सेवा एवं शर्तें। 27 में क्या है, कार्यकारी अधिकारी कर्मचारी वृंद, ठीक है ना। 28 में क्या है, रिपोर्ट, क्योंकि 28 साल के होते हैं आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी घर वालों को, क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। 29 के अंदर क्या है, जो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार है उसके कुछ प्रावधान राज्य आयोग पे लागू होते हैं। 33 में वित्तीय स्वायत्ता के बारे में बताया गया है। और 34 के अंदर क्या दिया हुआ है, 34 के अंदर अपन को शायद पता नहीं, पर 35 के अंदर अपन को खाते व लेखा संप्रेक्षा के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना। और जो 37 है उसके अंदर पुनर्नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है। धारा 2 है उसके अंदर मानवाधिकार की परिभाषाओं के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा एडिशनल में तुम्हें 1-2 धारा और बता देता हूँ, ठीक है। धारा जो अपने अध्याय जो 6 है, ये सारी अध्याय 6 के अंदर जो अध्याय 6 है उसके अंदर क्या है कि एक धारा है 30, ठीक है ना, 30 और 31। तो धारा 30 है ना, ये 30 क्या करता है, मानवाधिकार हर मतलब जो राज्य का जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसकी सहमति से हर जिले के अंदर मानवाधिकार न्यायालय बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, मानवाधिकार न्यायालय। क्या बनाया जाएगा, मानवाधिकार न्यायालय। ये आप जो आपका जो स्टेट जो उच्च न्यायालय है उसकी सहमति से बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 31वें के अंदर क्या होता है, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में क्या किया जाएगा, विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के बारे में। आपने अपन जिले के अंदर मानवाधिकार न्यायालय तो बना दिया, या अधिकरण तो बना लिया हर जिले के अंदर, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर विशेष लोक अभियोजक की क्या की जाएगी, नियुक्ति जाएगी। धारा 31 के अंदर ये बताया हुआ है, तो ये ध्यान रखना। 30 को थोड़ा ध्यान रखना, 30 को मानवाधिकार न्यायालय, 31 में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलो, और तो हो ही गया, ये याद कर लिया अपन ने लगभग। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो राज्य मानवाधिकार आयोग है, जो राज्य मानवाधिकार आयोग है ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो है उसके अध्याय 5 के अंदर है। तो उसके अध्याय 5 के अंदर जो धारा 21 है उसके तहत इसका गठन किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो इसके बारे में दिलचस्प बात पता चलती है मानवाधिकार आयोग के बारे में। उसको कागजी शेर कहा गया है। क्या कहा गया है, कागजी शेर। आयोग की वैचारिक वास्तविकता, आयोग के पास जांच करने और सिफारिश करने का पूरा अधिकार है लेकिन दंडित करने की शक्ति नहीं है। तो मानवाधिकार आयोग एक दंतहीन बाघ या एक कागजी शेर के समान है। ये किसने कहा था, एच.एल. दत्तू। ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट उठ के, किसने कहा था, ये एच.एल. दत्तू ने। ये ध्यान रखने का, क्योंकि मानवाधिकार आयोग क्या है, एक प्रकार का क्या है, ये एक सांविधिक एक संवैधानिक एक सांविधिक या वैधानिक निकाय है, ठीक है ना। एक स्वायत्त निकाय भी है, एक सलाहकारी निकाय भी है। इसकी जो सलाह होती है ना बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ सिफारिश कर सकता है ये, ठीक है ना। अब इस राज्य सरकार इसकी सिफारिश माने या नहीं माने ये उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है, ध्यान रखना इसके बाद। तो ये कौन सी इकाई है, एक प्रकार की ये सांविधिक या वैधानिक निकाय है। कौन सी इकाई है ये, सांविधिक या वैधानिक, कौन सी निकाय है, वैधानिक निकाय है। इसको वैधानिक निकाय को हम सांविधिक निकाय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांविधिक निकाय, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। उत्पत्ति और वैधानिक आधार क्या है, मानवाधिकार संरक्षण जो अधिनियम है 1993, ठीक है ना, इसके अध्याय 5 की धारा 21 के तहत एक स्वायत्त तथा वैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया है। गठन की अधिसूचना जो जारी होती है वो 18 जनवरी 1999 को जारी होती है। कब होती है, 18 जनवरी 1999 को गठन की अधिसूचना जारी होती है। धारा गठन 21 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन की जो अधिसूचना होती है वो 18 जनवरी 1999 को जारी होती है और 30 मार्च 2000 से ये कार्य करना प्रारंभ करता है, ठीक है ना। तो कार्यक्रम करना कब प्रारंभ करता है, 30 मार्च 2000 से। और उसकी 19 जनवरी 2001 को जो इसका क्या होता है कि एक अधिनियम होता है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार विनियम अधिनियम 2021। कौन सा होता है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार विनियम 2001। ये लागू होता है 19 जनवरी 2001 को, ये ध्यान रखना है आप, ठीक है ना। तो इसका मुख्यालय कहाँ होता है, जयपुर में बनाया जाता है। आयोग का संगठनात्मक संरचना क्या है, धारा 21 के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। आयोग का संगठनात्मक संरचना, एक तो अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, एक तो अध्यक्ष होता है, एक दो सदस्य होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये बहुसदस्यीय निकाय है। कौन सा निकाय है ये, बहुसदस्यीय निकाय।
कौन सा निकाय है? बहुसदस्यीय निकाय है। लेकिन अब क्या हुआ कि 1999 जब इसका गठन हुआ था उस टाइम तो क्या होता है कि एक तो अध्यक्ष हुआ करता था और 4 सदस्य हुआ करते थे, कुल टोटल 5 सदस्य हुआ करते। लेकिन 2006 के अंदर संशोधन हो गया, 2006 में संशोधन हुआ और अध्यक्ष और 2 सदस्य कर दिए गए। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, एक तो एक सचिव होगा, ठीक है ना, सचिव के अंदर एक तो पंजीयक और एक अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक अन्वेषण शाखा के लिए, ठीक है ना, अन्वेषण किया जाता है मानवाधिकार आयोग के द्वारा, ठीक है ना। और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसका सचिव होता है, ये पंजीयन विभाग होता है जो पंजीयन का काम करता है। पदेदु योग्यता मानदंड अध्यक्ष के लिए देखो, अध्यक्ष के लिए क्या होता है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। जब ये गठन हुआ ना इसका 1999 के अंदर, तब ये शर्त थी कि सब उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। लेकिन अब 2019 में इसमें संशोधन कर दिया गया, अब अन्य न्यायाधीश को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि मुख्य न्यायाधीश ही हो, ठीक है। अन्य न्यायाधीश भी क्या हो सकता है, इसका अध्यक्ष बन सकता है। अब अन्य सदस्य जो 2 होंगे उसमें से क्या होगा, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश या जिला न्यायालय का न्यायाधीश, न्यूनतम 7 वर्ष का उसको अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना। तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त वर्तमान न्यायाधीश है, जिला न्यायालय का न्यायाधीश, न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव, वो भी बन सकता है। और दूसरा जो सदस्य होगा वो मानवाधिकार का विशेषज्ञ होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। नियुक्ति और चयन समिति, अब क्या होता है कि जो नियुक्ति होती है ना, ठीक है ना, तो वो क्या होता है उसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। देखो, जो राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन केवल एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। अब ये जो चयन समिति होती है इसके अंदर जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, इसमें 4 सदस्य होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, एक तो विधानसभा अध्यक्ष होगा, एक विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता होगा और एक गृह मंत्री होगा, ठीक है ना। ये तो उस कंडीशन में जहाँ पर विधानसभा, अब जहाँ विधानमंडल है वहाँ पर 2 सदस्य अतिरिक्त बढ़ जाएंगे। कौन से? देखो, जिसमें क्या होगा, एक तो विधान परिषद का सभापति हो जाएगा और एक विधान परिषद का विपक्ष का नेता हो जाएगा, 2 अतिरिक्त सदस्य बन जाएंगे। तो यहाँ पर 4 + 2 हो जाएंगे, तो ये 6 हो जाएंगे। अध्यक्ष फिर भी वही मुख्यमंत्री रहेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना इस बात का। तो चयन, नियुक्ति एवं चयन समिति धारा 22 के अंदर बताया हुआ है इस बारे में, ठीक है, नियुक्ति के बारे के अंदर, ठीक है। अधिकारों का विरोधाभास, नियुक्ति और निष्कासन। अब देखो राज्य की शक्ति क्या है, देखो नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, शपथ राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति दिलाया जाएगा, त्यागपत्र कौन देगा, त्यागपत्र किसको दिया जाएगा, राज्यपाल को दिया जाएगा। लेकिन केंद्र की इसमें क्या होता है, देखो कि राष्ट्रपति, इसका जो निष्कासन होगा इसको पद से हटाया जाएगा ना, वो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। आधार क्या होगा, सिद्ध कदाचार या असमर्थता, इसका आधार क्या होगा, सिद्ध कदाचार या असमर्थता होगा, ध्यान रखना इस बात का, सिद्ध कदाचार या असमर्थता होगा इसका, ठीक है ना। और सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही अनुच्छेद नंबर 124(4) और 217(1)(b), 217(1)(b) के अंदर जो प्रक्रियाएं दी हुई है उसके आधार पर इसको हटाया जाएगा। तो 2 आधार हो गए, सिद्ध कदाचार या असमर्थता, ठीक है ना, इनके आधार पर इसको हटाया जाएगा। सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार सर्वोच्च न्यायालय जांच के बाद इसको हटाया जाएगा, ठीक है ना। इसको राज्यपाल नहीं हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद हटाने के क्या कारण हो सकते हैं, और भी कारण है, 5 कारण हो सकते हैं। तो या तो दिवालिया घोषित हो जाए, या शारीरिक रूप या मानसिक रूप से असमर्थ या विकृचित हो जाए, या न्यायालय में दोष सिद्ध हो जाए, या राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता से ग्रस्त हो, या लाभ का पद धारण करने या अलग संवैधानिक नियोजन में लगा हो, तो ये भी हो सकते हैं आधार। 5 परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय जांच आवश्यक नहीं है। देखो, अब राष्ट्रपति द्वारा निष्कासन के अन्य आधार क्या है, देखो दिवालिया घोषित हो जाए, या शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाए, या न्यायालय में दोष सिद्धि हो जाए, या नैतिक अधमता से ग्रस्त हो जाए, है ना, या लाभ का पद धारण करने लग गया संवैधानिक नियोजन में, अन्य स्थान पर संवैधानिक नियोजन में लगा रहे, तो इन 5 आधारों पर राष्ट्रपति है ना बिना जांच के भी हटा सकता है इनको, ठीक है ना। अब आयोग का क्रमिक विकास क्या होता है, देखो साहब, आयोग का मूल स्वरूप तो 1999 के अंदर आता है, 2006 के अंदर इसमें प्रथम संशोधन होता है, 2019 के अंदर भी वर्तमान स्वरूप धारा 24 के अंदर संशोधन किया जाता है। देखो पहले क्या होता है, संरचना क्या होती है, 2019 में एक तो अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं, कुल 5 होते हैं, कार्यकाल होता है इनका 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु, ठीक है। अब इसमें प्रथम संशोधन 2006 में होता है, संरचना में कटौती की जाती है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, तो कुल 3 हो गए। अब 2019 के अंदर क्या होता है, कार्यकाल में कटौती की जाती है, पहले 5 वर्ष 70 वर्ष था, अब ये 3 वर्ष और 70 वर्ष कर दिया जाता है इसको, ठीक है ना। कितना कर दिया जाता है, 3 वर्ष और 70 वर्ष। और नई सुविधा क्या है, अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, पहले पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं थे 2019 से पहले, ध्यान रखना इस बात का। तो जो पुनर्नियुक्ति से संबंधित धारा कौन सी थी, अपन ने पढ़ी थी, पुनर्नियुक्ति से संबंधित धारा थी 37, ठीक है ना। तो धारा 37 के अंदर क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। और धारा 24 तो क्या है, कार्यकाल से संबंधित है, क्या है, पदावधि से संबंधित है। इसके लिए पुनर्नियुक्ति में 37 में संशोधन करते हैं, और इसमें 24 धारा में संशोधन करते हैं, 24वीं धारा के अंदर, इस बात का ध्यान रखें। सेवाओं, शर्तें और सीमाएं, धारा 26 के अंदर वेतन, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यकाल के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन होगा, सदस्यों को उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के वेतन के समान
वेतन मिलेगा। सेवानिवृत्ति के बाद क्या होगा साहब, अध्यक्ष व सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी और भी नियोजन के पात्र नहीं होगा। ठीक है। कार्यवाहक अध्यक्ष क्या होगा, धारा 25 के अंदर। ठीक है ना। पद रिक्त होने पर राज्यपाल द्वारा सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल करेगा। अध्यक्षों का विलेखागार प्रथम व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व, तो ये कांता कुमारी भटनागर है, नागेंद्र कुमार जैन है, प्रथम अध्यक्ष रहे हैं वे। एकमात्र महिला अध्यक्ष, न्यूनतम कार्यकाल, मद्रास उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रही हुई है। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास जो मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य आते हैं, ठीक है ना, तो इनमें से कांता कुमारी भटनागर सबसे पहली सदस्य होती है हमारी। ठीक है। तो कांता कुमारी भटनागर क्या होती है, ये मद्रास जो है अपना हाई कोर्ट है, ठीक है ना, राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष है, और ये एकमात्र महिला है जो अध्यक्ष रहती है। ठीक है ना। ये राज्य की उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश भी थी, ध्यान रखना। हमारे राजस्थान जो हाई कोर्ट है ना, जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसके अंदर ये प्रथम महिला न्यायाधीश भी थी, और ये मद्रास उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रहती है। कहाँ रहती है, मद्रास। मुख्य न्यायाधीश कहाँ की रहती है, मुख्य न्यायाधीश रहती है मद्रास की। कहाँ रहती है, मुख्य न्यायाधीश मद्रास की। जो मद्रास हाई कोर्ट है ना, उसके मुख्य न्यायाधीश रहती है। अब नगेंद्र कुमार जैन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो ये राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संवैधानिक सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है 60 महीने होता है। प्रथम अध्यक्ष जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, हिमाचल प्रदेश के क्या रहते हैं, ये लोकायुक्त भी रहे हुए हैं। ये क्या रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त भी रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहते हैं, और मद्रास और कर्नाटक हाई कोर्ट के क्या रहते हैं, मद्रास प्लस कर्नाटक, जो मद्रास और कर्नाटक जो हाई कोर्ट है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। क्या रहते हैं, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। ठीक है। अब इसके बाद और चलते हैं अपन प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है। एस सगीर अहमद एकमात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक अध्यक्ष होता है, एकमात्र अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुका है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहता है एस सगीर अहमद, ध्यान रखना। गोपाल कृष्ण व्यास दूसरे अध्यक्ष जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया, ठीक है ना। और गंगाराम मूलचंद तानी वर्तमान अध्यक्ष 28 जून 2024 से निरंतर। ठीक है। अब इनको थोड़ा सा विशेष क्या है, अब तक आयोग में 14 सदस्य रहे, जिनमें से 6 कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। वर्तमान में कीर्तिमान सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, पुखराज सिंघवी का। न्यूनतम कार्यकाल नमो नारायण मीणा का। त्रासदी और पदोन्नति पद पर रहते हुए निधन किन किन का हुआ है, आलम शाह खान का और महेश चंद्र शर्मा का। ये 2 सदस्य ऐसे हैं, आलम शाह खान और महेश चंद्र शर्मा, ये पद पर रहते हुए निमट गए। राज्यपाल कौन कौन से बने, BL जोशी, ठीक है ना, BL जोशी उत्तराखंड, यूपी और मेघालय के राज्यपाल रहे हैं। सांसद मंत्री कौन बने हैं, नमो नारायण मीणा केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो जो राज्यपाल थे ना अपने, ये BL जोशी जी हैं, राज्यपाल बने हैं ये किसके, उत्तराखंड, यूपी और मेघालय के। ये भी ध्यान रखिए। स्वायत्ता कार्यप्रणाली और बेसिक संदर्भ। कार्यप्रणाली शिकायतों का पंजीयन सुनवाई आयोग द्वारा स्वयं निर्धारित करता है। वित्तीय स्वायत्ता धारा 33 के बाद दी हुई है। ठीक है। लेखा परीक्षा धारा 35 में दी हुई है। प्रकाशन मानवाधिकार संदेश, ये त्रैमासिक एक पत्रिका है मानवाधिकार संदेश, इसका ही प्रकाशन करती है। राष्ट्रीय वैश्विक संदर्भ, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 को डिक्लेयर किया गया था। ठीक है। यूएनओ मानवाधिकार दशक 1995 से 2004 के बीच में है, और राष्ट्रीय आयोग 10 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया था। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्र। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, आपको याद हुआ होगा। अब इनमें से जो सदस्य वगैरह हैं ना, इनकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। उसके अंदर मानवाधिकार आयोग के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, इसके अलावा जो सदस्य हैं उनके कार्यकाल, उनको याद करने की ट्रिक वो सब दी हुई है। ठीक है। इसके अंदर अपन इतना ही याद करेंगे इसको। ठीक है। गंगाराम मूलचंद तानी वर्तमान अध्यक्ष रहे। अब देखो इसके अंदर ये जो नगेंद्र कुमार जैन है, मद्रास और कर्नाटक हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय, कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हुए हैं। ठीक है। एस सगीर अहमद है ना, देखो इसके बारे में भी एक तथ्य ध्यान रखिए। एस सगीर अहमद के बारे में, ये क्या है, एक तो जम्मू कश्मीर प्लस आंध्र प्रदेश जो हाई कोर्ट है ना, उसका मुख्य न्यायाधीश रहा हुआ है। उसका क्या रहा है, ये मुख्य न्यायाधीश रहा हुआ है। साथ के अंदर ये क्या है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी रहा हुआ है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर आंध्र प्रदेश, और कांता कुमारी भटनागर मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है ना। इसके अलावा नगेंद्र कुमार जैन ये लोकायुक्त भी रहा हुआ है हिमाचल प्रदेश का मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भी रहा हुआ है, और मद्रास कर्नाटक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी रहा हुआ है। ठीक है ना। और सबसे लंबा कार्यकाल इसका हुआ है नगेंद्र कुमार जैन का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना नगेंद्र कुमार जैन का। ओके बॉस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।